हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। मैं हूं दिव्या तिवारी, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्या ऑनलाइन एकेडमी में। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ नेक्स्ट सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से अच्छे क्वेश्चन जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ 2011 से लेकर 2022 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ। आपका पूरा पता चल जाएगा कि पिछले कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे और कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, सब आए हुए ही आते हैं। सब आप लोग कर लोगे, बस अच्छे से रिवीजन कीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो आज आपका टॉपिक शुरू करते हैं सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट करना और लाइक भी करना और दोस्तों में शेयर करना। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं, देखते हैं विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, ये पहला टॉपिक है। इसका पहला क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ये देखो दोस्तों, आया हुआ है 2021 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। 2021 में आया था, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। निरंतरता के सिद्धांत से है। ठीक है जी, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं, बालक में वस्तु स्थायित्व का विकास किस अवस्था में होता है। बालक में विकास का किस अवस्था में होता है, वस्तु स्थायित्व का विकास। ये वाला क्वेश्चन आया है 2021 में। देखिए, संवेदी गामक अवस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष, जो पियाजे का सिद्धांत है, जो जो जीन पियाजे ने दिया था, सब पहली अवस्था उनकी है संवेदी गामक अवस्था। ठीक है जी, फिर देखते हैं, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं, यह किस सिद्धांत का मूल विचार है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था 2021 में। ठीक है जी, देखिए सारे क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, इसमें आपको पता चलेगा कि किस किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आते हैं। और बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं, यह किस सिद्धांत का मूल विचार है। ये भी 2021 में आया हुआ था। ये है रचनावाद का। रचनावाद का, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं, यह किस सिद्धांत का मूल विचार है। रचनावाद का। ओके जी, नेक्स्ट देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के ज्ञान को जोड़ना चाहिए, किससे जोड़ना चाहिए। जीवन के बाहरी अनुभवों से जोड़ना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के ज्ञान को किससे जोड़ना चाहिए। जीवन के बाहरी अनुभवों से जोड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखो ये भी आया हुआ है 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है। एनसीएफ 2005, बाल सीएफ केंद्रित शिक्षा का समर्थन कौन करता है। एनसीएफ 2005। पियाजे के अनुसार समायोजन का अर्थ क्या है। पियाजे के अनुसार समायोजन का अर्थ क्या है, यानी कि एकोमोडेशन का अर्थ। आपने बिल्ली देख ली तो समायोजन, जैसे बिल्ली का ही दूसरा मतलब, जैसे कुत्ता देख लिया तो ये मतलब जो बच्चे ने देख लिया तो वो वाली नई चीज में पुरानी चीज संरचना में परिवर्तित जो हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे वो थी बिल्ली, ये है कुत्ता, तो इसलिए इसे इसे समायोजन बोलते हैं। नई जानकारी के अनुसार पुरानी संरचना में परिवर्तन। पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण का अर्थ क्या है। पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण का अर्थ क्या है। नई जानकारी को पुरानी संरचना में जोड़ना। नई जानकारी को पुरानी संरचना में जोड़ना। ठीक है जी, पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सीखता है, संरक्षण और उत्क्रमणीयता सीखता है। पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये कौन सी अवस्था है पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक, ये है थर्ड अवस्था है। थर्ड अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें क्या होता है, संरक्षण और उत्क्रमणीयता होती है। ठीक है जी, जितने जितने सारे क्वेश्चन हैं ये सब 2021 में आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है जी, आगे देखते हैं, वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार क्या होती है। पहले अलग होते हैं, बाद में एकीकृत होते हैं। वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार, उन्होंने कहा था कि वो ट्रेन की पटरी की तरह होते हैं। ट्रेन की पटरी पहले अलग होती है, फिर वो बाद में मिल जाती है जाकर। तो उनका यही उदाहरण है, बस आप इसी से याद कर सकते हैं, पहले अलग होते हैं, बाद में एकीकृत हो जाते हैं। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी में बच्चा कार्य करता है, क्या कार्य करता है।
अपनी क्षमता से थोड़ा ऊपर सहायता से करता है। यानी कि जैसे आप लोगों के मतलब इतना आपका अच्छा स्कोर होता है, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपके 80 नंबर आ रहे हैं, तो इसमें किसी ने टीचर ने सहायता कर दी आपकी, या आपको पढ़ाने में आप मदद कर रहे हैं, तो आपकी मदद करके आपका स्कोर आ गया 120 आ गया, 130 आ गया। तो जो ये मदद की जाती है उसे कहते हैं ZPD, यानी कि अपनी क्षमता से थोड़ा ऊपर सहायता। ठीक है, इसे ZPD बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार उद्यम बनाम हीनता की अवस्था होती है। एरिक्सन के अनुसार उद्यम बनाम हीनता की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? 6 से 12 वर्ष की होती है। अब देखिए दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन हैं 2019 के, 2019 से लिए गए हैं, 2019 के हैं। एरिक्सन के अनुसार उद्यम बनाम हीनता की अवस्था होती है 6 से 12 वर्ष होती है। एरिक्सन के अनुसार ये वाला सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था, ये उद्यम बनाम हीनता का 6 से 12 वर्ष होती है। एरिक्सन के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था होती है 0 से 1 वर्ष होती है, शैशवावस्था होती है। ये भी 2019 में आया हुआ था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोहल वर्ग के नैतिक विकास में पूर्व पारंपरिक स्तर बच्चा निर्णय लेता है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास में पूर्व पारंपरिक स्तर पर बच्चा निर्णय लेता है दंड और पुरस्कार के माध्यम के द्वारा। कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास है कोहल वर्ग का, वो पूर्व पारंपरिक स्तर पर बच्चा निर्णय कैसे लेता है? दंड और पुरस्कार के आधार पर लेता है। जब उसे ये लगता है कि मेरा जो मतलब हम अच्छा काम करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा, अगर गलत काम करेंगे तो मुझे दंड मिलेगा। ठीक है, ये भी 2019 को आया था। और कोहल वर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छा लड़की अवस्था किस स्तर में है? पारंपरिक स्तर, यानी तीसरी अवस्था में है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, इनके 6 थे चरण, 3 थे वो, 3 अवस्थाएं थी, 3 में 6 उनके चरण थे। ठीक है, तो आप याद रखना, कोहल वर्ग के अनुसार उनका नैतिक विकास का सिद्धांत था, उनके 6 चरण थे। बालक के व्यक्तित्व निर्माण में माता पिता की भूमिका सर्वाधिक किसने कहा था? फ्रॉइड ने कहा था। बालक के व्यक्तित्व निर्माण में माता पिता की भूमिका सर्वाधिक होती है, ये कहा था फ्रॉइड ने कहा था। ठीक है जी। फ्रॉइड के अनुसार रक्षा युक्तियां कार्य करती हैं, फ्रॉइड के अनुसार रक्षा युक्तियां कार्य करती हैं होते हैं, ये फ्रॉइड ने कहा था। जैसे हम किसी बहाना बना देते हैं कि जैसे हम फेल हो गए, तो कुछ भी हो गया तो हम बोल देते हैं कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, या कुछ भी ऐसे बहाने बना दिए। तो ये अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए हम जो बहाने बनाते हैं उसे ये बोलते हैं रक्षा युक्तियां। तो ये फ्रॉइड ने दिया था। ठीक है जी, तो ये भी क्वेश्चन आया था 2019 में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमन का क्या अर्थ है? दमन का क्या होता है? दमन का क्या अर्थ होता है? दमन यानी कष्टदायक विचारों को अचेतन में ढकेलना, कष्टदायक विचारों को अचेतन में ढकेल देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेपण रक्षा युक्ति का क्या अर्थ होता है? अपनी कमियां दूसरों में देखना। प्रक्षेपण होती है अपनी कमियां दूसरों में देखना। बंडूरा का बोबोडॉल का प्रयोग क्या दर्शाता है? बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक है जी। स्वप्रभावकारिता की अवधारणा दी थी बंडूरा ने दी थी। सेल्फ इफेक्सिटी की अवधारणा किसने दी थी? बंडूरा ने दी थी। ठीक है। और क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में पहचान संकट यानी आइडेंटिटी क्राइसिस का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। किशोरावस्था में पहचान संकट का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। ये आया था क्वेश्चन आपका 2018 में। ठीक है दोस्तों, ये देखो क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, एरिक्सन की भी थ्योरी देखनी पड़ेगी आपको। किशोरावस्था एक नई जन्म है, किशोरावस्था एक नई जन्म किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने कहा था, स्टैनली हॉल ने कहा था। किशोरावस्था एक नई जन्म है, किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने कहा था। वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्ष महत्व को समझने की सर्वोत्तम विधि है, 2018 में आया था ये क्वेश्चन। जुड़वा बच्चों का अध्ययन, वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्ष महत्व को समझने की सर्वोत्तम विधि है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेरिडिटी ने दी हुई संभावनाओं को वातावरण निखारता है, यह विचार किसका है? हेरिडिटी ने दी हुई संभावनाओं को वातावरण निखारता है, यह विचार किसका है? अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण का है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास में महत्वपूर्ण काल, क्रिटिकल पीरियड का अर्थ क्या है? वह अवधि जिसमें विशेष अनुभव की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। ठीक है।
बच्चे का समग्र विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम प्लस वातावरण दोनों में करता है, यानी कि दोनों में करता है, एक में नहीं करता, दोनों माध्यम होते हैं। बच्चे का समग्र विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर करता है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है? वंशानुक्रम से तात्पर्य है। प्रकृति का अर्थ होता है वंशानुक्रम से। ठीक है जी। सामाजिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? परिवार एवं साथी समूह। सामाजिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन से होते हैं? परिवार एवं दोस्त यार, ये सब सामाजिक विकास के होते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं खेल आयु। खेल आयु यानी कि प्ले एज कहते हैं। प्ले एज कौन सी होती है? प्ले एज होती है 206 वर्ष, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था को प्ले एज कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होती है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष में बच्चे किसके प्रति अधिक आकर्षित होते हैं? साथी समूह यानी यार दोस्त से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं उनकी तरफ। 6 से 12 साल उनकी आयु होती है तो अपने घर से कम और अपने दोस्त यार से ज़्यादा होते हैं आकर्षित। विकास सिर से पैर की ओर होता है, इस सिद्धांत का नाम क्या है? सिफेलोकॉडल होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे याद कर सकते हैं सिर से पैर यानी कि सिफेलोकॉडल, सा से सिर, सा से सिफेलोकॉडल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया था 2017 में। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसे। विकास अंदर से बाहर की ओर होता है, इस सिद्धांत का नाम क्या है? प्रॉक्सको मॉडल कहते हैं। ये अंदर से बाहर होता है, ये भी 2017 में आया था, दोनों क्वेश्चन आए हुए थे ये देखो। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक में आत्मकेंद्रिता किस अवस्था की विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, यानी कि दूसरी अवस्था ये होती है। बालक में आत्मकेंद्रिता दूसरी अवस्था में होती है। 2017 में ये आया था। पियाजे किस अवस्था में बच्चे परिकल्पित निगमन तर्क करते हैं? औपचारिक सांख्यिकी अवस्था 11 से प्लस वर्ष आयु होती है, 11 अबव होती है औपचारिक संक्रियात्मक। ये होती है कौन सी अवस्था होती है? ये फोर्थ उनकी अवस्था है पियाजे की, लास्ट होती है फोर्थ अवस्था। इनकी चार थी ना, इनकी अवस्थाएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, ये चौथी है। ठीक है दोस्तों। नैतिक यथार्थवाद किसकी अवधारणा है? नैतिक यथार्थवाद किसकी अवधारणा? पियाजे की है ये, मतलब पियाजे ने भी ये दी थी नैतिक यथार्थवाद, फिर उन्होंने अपना संज्ञानात्मक का दिया था पियाजे ने। ठीक है। किस अवस्था में बच्चे में जीवातिवाद पाया जाता है? किस अवस्था में बच्चे में जीवातिवाद पाया जाता है? पूर्व संक्रियात्मक में पाया जाता है, यानी कि एनिमिज्म पाया जाता है। ठीक है, यानी कि दूसरी अवस्था होती है ये। पियाजे के अनुसार स्कीमा का अर्थ क्या होता है? पियाजे के अनुसार स्कीमा का अर्थ क्या होता है? अनुभवों को व्यवस्थित करने की मानसिक संरचना होती है। अनुभवों को व्यवस्थित करने की मानसिक संरचना होती है स्कीमा, यानी कि जो हम मन में सोचते हैं, जो हम मतलब इमेजिन करते हैं, वही स्कीमा होती है, वही स्कीमा होता है। ठीक है जी। सौम्यावस्था की अवधारणा किसने दी थी? पियाजे ने दी थी। सौम्यावस्था की अवधारणा किसने दी थी? पियाजे ने दी थी। वाइगोस्की के अनुसार शिक्षा का सर्वोत्तम क्षेत्र क्या है? वाइगोस्की के अनुसार शिक्षा का सर्वोत्तम क्षेत्र है जेडपीडी यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। वाइगोस्की के अनुसार शिक्षा का सर्वोत्तम क्षेत्र है जेडपीडी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अंतः भाषण इनर स्पीच की अवधारणा दी थी, वाइगोस्की ने दी थी। जो बच्चे मतलब इनर स्पीच करते हैं, जो अपने आप से बात करते हैं, तो ये देखो दी थी, वाइगोस्की ने दिया था ये। ठीक है जी, और ये पॉजिटिव भी होता है। चलो देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन, वही लिए हैं मैंने। चलो देखते हैं, ये 2022 का क्वेश्चन है, ये 2022 में आया हुआ था। ये जितने सारे क्वेश्चन है सारे 2022 के हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग भोजन यानी यूसीएस के साथ जोड़ा गया था। किसके साथ जोड़ा गया था? पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है पावलोव का, जो डॉग होता है घंटी से जो किया था ना, यही पूछा गया है। भोजन यूसीएस किसके साथ जोड़ा गया है? घंटी से जोड़ा गया, घंटी का ही तो प्रयोग किया था उन्होंने, पावलोव ने। ठीक है जी। अनुबंधित अनुक्रिया को समाप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है विलोपन कहलाती है। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम क्या है? थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। थॉर्नडाइक ने दिए 3 नियम थे उनके। रीट जो था, रीट यानी कि प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये उसी से रिलेटेड है। प्रभाव का नियम क्या कहता है? सुखद परिणाम वाली अनुक्रिया दोहराई जाती है, ये प्रभाव कहलाता है। ये 2022 में आया था। ठीक है, मतलब प्रयास और भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर, थॉर्नडाइक का ये था। ठीक है,
उसी के ये है प्रभाव का नियम। सुखद परिणाम वाली अनुक्रिया दोहराई जाती है। थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम क्या कहलाता है? थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम देखो ये है, इसमें होता है अभ्यास से एसार बंधन मजबूत होते हैं, यानी कि अभ्यास करते रहिए तो अच्छा ही होता है। जैसे हम लोग पढ़ते रहें तो हर एक चीज़ को जब पढ़ेंगे तो रट ही जाएगी, अच्छे से हर चीज़ याद हो जाती है। तो अभ्यास का नियम इसमें उन्हीं का है। ठीक है। और पुनर्वलन तालिका की अवधारणा दी थी स्किनर ने। पुनर्वलन तालिका की अवधारणा दी थी स्किनर ने। पुनर्वलन तालिका की अवधारणा किसने दी थी? स्किनर ने। और स्किनर का कौन सा सिद्धांत था? स्किनर का था क्रिया प्रसूत का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, 2022 में आया था इनका। स्किनर बॉक्स में चूहे को क्या सिखाया गया था? स्किनर बॉक्स जो इन्होंने प्रयोग किए थे किस पर किए थे? चूहा पर किया था और उस पे किया था, कबूतर पे किया था, 2 पे किए थे। तो इनका था स्किनर बॉक्स में चूहे को क्या सिखाया गया था? लीवर दबाकर भोजन पाना, क्रिया प्रसाद अनुमोदन था इनका सिद्धांत। तो लीवर दबाकर भोजन पाना ये था उनका। धनात्मक पुनर्वलन से व्यवहार बढ़ता है या घटता? बढ़ता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। दंड पनिशमेंट से व्यवहार क्या होता है? घटता है। यानी कि जब किसी बच्चे को आप दंड देते हैं तो उसका व्यवहार घटता है, यानी कि वो अच्छा नहीं होता। धनात्मक पुनर्वलन से व्यवहार बढ़ता है। जब अच्छा पॉजिटिव पुनर्वलन होगा तो ऑटोमेटिक बच्चा का विकास बढ़ता है, अच्छा सीखता है वो। अगर आप दंड दोगे तो उससे घटता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं विराम पुनर्वलन अधिक टिकाऊ होता है। विराम पुनर्वलन अधिक टिकाऊ होता है क्योंकि विलोपन प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है जी। सूझ अधिगम में समस्या हल होती है। अचानक सडनली यहाँ अनुभव आता है, यानी कि सडनली होता है। सूझबूझ का जो अधिगम था वो समस्या हल होती है, अचानक होती है, सडनली होती है और उसका में मिल जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो जो अनुभव होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं अधिगम लर्निंग की परिभाषा में सम्मिलित है। ये वाला क्वेश्चन आपका 2021 में आया था। अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं। अधिगम लर्निंग की परिभाषा में सम्मिलित होते हैं। अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम अंतरण का प्रकार नहीं है। अधिगम अंतरण का प्रकार नहीं है। ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य तीनों प्रकार है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गस्टाल्ट सिद्धांत में पूर्णाकृति से तात्पर्य है। गस्टाल्ट सिद्धांत में पूर्णाकृति से क्या तात्पर्य है? हम पूर्ण आकृति को पहले देखते हैं, भागों को बाद में देखते हैं। गस्टाल्ट सिद्धांत की पूर्णाकृति से क्या तात्पर्य? हम पूर्ण आकृति को पहले देखते हैं, भागों को बाद में देखते हैं। गस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है? गस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है? ये किसकी है? ये है कोलर की तो है गस्टाल्ट। जो उन्होंने 3 थे गस्टाल्ट विधि थी। संपूर्ण पूर्णाकृति होती है। ब्रूनर का खोज अधिगम क्या कहता है? बच्चे स्वयं ज्ञान की खोज करते हैं। ब्रूनर ने कहा था बच्चे स्वयं ज्ञान की खोज करते हैं। ये 2021 में आया था। आशुबेल अर्थपूर्ण अधिगम में नई जानकारी जोड़ी जाती है। पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है। ठीक है, आशुबेल का अर्थ पूर्ण अधिगम में नई जानकारी जोड़ी जाती है पूर्व ज्ञान से। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। समस्या समाधान में सर्वाधिक सहायक है पूर्व अनुभव और सूझ। ठीक है जी। पठार क्या होता है? पठार अधिगम वक्र में आता है जब अधिगम की गति अस्थायी रूप से रुक जाती है। पठार तब आता है जब अधिगम की गति अस्थायी रूप से रुकी जाती है, तब उसे पठार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्मरण का अनुप्रयोग सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने दिया था। विस्मरण का अनुप्रयोग सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। पश्चगामी अवरोधक में है नया अधिगम पुराने को बुलाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य बुद्धि का सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने दिया था। सामान्य बुद्धि जी फैक्टर का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है दोस्तों। सामान्य बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धियों की संख्या कितनी थी? 8, बाद में 9 हो गई थी। गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, मल्टीपल कारक। ठीक है। गार्डनर ने किस बुद्धि को प्रकृति बुद्धि कहा था? प्रकृति की पहचान और वर्गीकरण की क्षमता को कहा था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
IQ 70 से कम होने पर बच्चे को क्या कहते हैं? बौद्धिक अक्षमता वाला बच्चा कहते हैं, जो मंद बुद्धि का होता है। IQ अगर 70 से कम है तो मंद बुद्धि कहलाता है। अगर 90 से है, 90 से ज़्यादा है, 110 तक है, तो वो सामान्य बुद्धि का है। अगर वो 120 प्लस है तो वो प्रतिभाशाली बच्चा कहलाता है। ठीक है जी। बुद्धि का तरल क्रिस्टली सिद्धांत किसने दिया था? रेमंड कैटल ने दिया था। बुद्धि का तरल क्रिस्टली सिद्धांत किसने दिया था? रेमंड ने दिया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि एवं व्यक्तित्व से टॉपिक है ये हमारा। बुद्धि और व्यक्तित्व से लिए गए हैं क्वेश्चन इसमें सारे। ठीक है जी। तो देखते हैं इससे। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम, वातावरण, संस्कृति। ठीक है जी। ये 2019 में क्वेश्चन आए हुए हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम, वातावरण, संस्कृति। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण मापता है, किसे मापता है? व्यक्तित्व को मापता है, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी को नापता है। ठीक है। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व का है। ठीक है। टैट यानी कि टैट किसने बताया था? मॉर्गन और मरे ने बनाया था। टैट मॉर्गन और मरे ने बताया था। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के मूलभूत विशेषक हैं 16 PF। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया था? कार्ल युग ने दिया था। शरीर प्रकार के आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकरण किसने दिया था? शेल्डन ने दिया था। बिग फाइव व्यक्तित्व विशेषताएं हैं। खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा, बहुमुखिता, संयमितता, तांत्रिकता। ठीक है जी। परकाया प्रवेश रक्षा युक्ति में व्यक्ति किसी अन्य की विशेषताओं को अपने में देखता है। ठीक है जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। युक्तिकरण रक्षा युक्ति में व्यक्ति अपने व्यवहार के लिए तर्कसंगत कारण बताता है। उदात्तीकरण रक्षा युक्ति में क्या होता है? जो युक्तिकरण रक्षा युक्ति होती है, अपने व्यवहार में इंसान तर्क संगत कारण बताने लगता है, तर्क देता है। जो उदात्तीकरण है, इसमें बताता है अस्वीकार आवेग को सामाजिक रूप में स्वीकार्य रूप दिया जाता है। मास्लो के अनुसार निम्नतम आवश्यकता है जो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए थी। शारीरिक आवश्यकता पूरी होनी चाहिए थी। मास्लो के अनुसार निम्नतम आवश्यकता है जो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए, वो है शारीरिक आवश्यकता। ठीक है जी। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? मैक्लेलैंड ने दिया था। ठीक है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? अचीवमेंट मोटिवेशन किसने दिया था? मैक्लेलैंड ने दिया था। चलिए जी। नेक्स्ट देखते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? जिज्ञासा से पढ़ना, यानी जो अपने मन से ही पढ़ते हैं, जो उन्हें अपने मन से ही आती है कि हाँ मुझे पढ़ना है, टॉट का एग्जाम क्लियर करना है, वो होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। और बाहरी अभिप्रेरणा ये होती है कि हाँ मुझे पास करना है, पापा क्या कहेंगे, बेइज्जती ना हो जाए, इज्जत की बात है, ये वो, तो ये होती बाहरी अभिप्रेरणा। और आंतरिक अभिप्रेरणा से एग्जाम अच्छा जाता है और पास भी हो जाते हैं। जो इंसान अपने मन से पढ़ाई करता है वो रात दिन देखता ही नहीं है, वो पढ़ेगा, अपने लिए पढ़ रहा है। और बाहरी अप्रेरणा तो बस थोड़ी देर के लिए होती है, फिर वो खत्म। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवाह अनुभव की अवधारणा दी है मिहाई चिक्सेंट ने दी है। सृजनात्मकता का मुख्य घटक है अपसारी चिंतन अच्छा होता है। अपसारी चिंतन मतलब नेगेटिव होता है। अपसारी चिंतन जहाँ मिल जाए वहाँ आपको पॉजिटिव ही लगाना है। सृजनात्मक का मुख्य घटक है। अपसारी चिंतन में बहुत सारे दिए होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है तो उसके बहुत सारे मतलब सॉल्व है कि हाँ इससे भी काम हो जाएगा, इससे भी काम हो जाएगा। अपसारी है तो उसका एक ही होगा फैक्ट कि हाँ एक ही सॉल्यूशन है उसका, बस। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में अंतर बताओ। गिलफेड ने बताया था अंतर। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में अंतर गिलफेड ने बताया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीटीसीटी किसने विकसित किए थे? टीटीसीटी किसने विकसित किए थे? पॉल टॉरेंस ने विकसित किए थे। ये 2021 में क्वेश्चन आए हुए हैं सारे। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आप देखिए अच्छे से। सृजनात्मकता की 4 चरण प्रक्रिया में शामिल है तैयारी, उद्भावन, प्रकाशन, सत्यापन। कभी कभी क्वेश्चन मतलब थोड़ा लेवल हार्ड भी है, कोई क्वेश्चन
ठीक भी हैं, है ना दोस्तों। तो इससे ये पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल ठीक आता है, ये नहीं कि ना ज़्यादा कम आएगा ना ज़्यादा हाई लेवल आएगा। बस आप इसे ही अच्छे से देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक। एग्ज़ाम जब तक हो नहीं जाता तब तक हम लोग साथ में रहेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, जिससे एग्ज़ाम आप करके आओ अच्छे से और 120 प्लस लेके आओ। प्रभावशीलता सृजनात्मकता का घटक है, इसका अर्थ क्या है? अधिक विचार उत्पन्न करने की क्षमता। लचीलापन सृजनात्मकता का घटक है, इसका अर्थ क्या है? अनेक प्रकार के विचार देने की क्षमता लचीलापन कहलाता है। प्रभावशीलता सृजनात्मकता का घटक है, इसका क्या है? इसका अर्थ है अधिक विचार उत्पन्न करने की क्षमता, ये होता है प्रभावशीलता। ये भी हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, सृजनात्मकता की 4 चरण प्रक्रिया में शामिल है: तैयारी, उद्भावन, प्रकाशन, सत्यापन। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे को कठिनाई होती है, पढ़ने एवं लिखने में होती है। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे को कठिनाई होती है, किस में होती है? पढ़ने एवं लिखने में होती है। ठीक है जी, 2022 में आए हुए हैं ये सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये तो आप सारे ही रट के ही जाना। डिसलेक्सिया होता है पढ़ने लिखने से, ठीक है। डिस्ग्राफिया होता है लिखने से, हैं, और मतलब डिस्ग्राफिया होता है लिखने से और डिसलेक्सिया होता है पढ़ने से, ठीक है। और डिस्कैलकुलिया होता है गणित से एवं गणित की जो लिखी जाती है गणित से, ठीक है। ADHD का पूरा नाम क्या है? अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन 2022 में आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑटिज्म। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की मुख्य विशेषता क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की मुख्य विशेषता क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया में कठिनाई, दोहराव वाले व्यवहार। ठीक है जी। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है, धीमी अधिगम गति नहीं होती है। RTE एक्ट 2009 के अनुसार विशेष बालकों को सामान्य विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होता है। RTE एक्ट 2009 के अनुसार सामान्य विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। IEP बनाई जाती है। IEP क्यों बनाई गई है? IEP इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम बनाई गई है, किसके लिए? विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे के लिए बनाई गई है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? सभी बच्चों को सामान्य कक्षा में एक साथ पढ़ाना समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है जी। फिर लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलामा का वक्तव्य 1994 संबंधित है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज के सारे क्वेश्चन मैंने लिए थे, अगला पार्ट इसका कल फिर से मैं लेके आऊँगी। तो ठीक है, आप मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा, तो आपके लिए ऐसे ही सीरीज में लाती रहूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आऊँगी, और जो आगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आएंगे, जो कंपलसरी 100% ही आएंगे, वो भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी, तो जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से होगी। तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए लास्ट तक, और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसी लगी वीडियो, और लाइक भी करना है। ठीक है जी, चलिए कल फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी। ठीक है जी, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके। ठीक है दोस्तों, बाय।